इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सोलन में डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के साथ में, जो हिमाचल का अभी जो है स्वास्थ्य कल्याण परिवार विभाग को देख रहे हैं और इस वक्त हिमाचल के कैबिनेट मंत्री भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में, क्योंकि दूसरा चरण लगभग शुरू हो चुका है, और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां कांग्रेस अपने आप में देख रही, क्योंकि इनके पास जो है शिमला संसदीय क्षेत्र का पूरा भार है। और कर्नल धनीराम शांडिल किस तरह से इस जीत को या इस रेस को देख रहे हैं कि किस तरह से सुरेश कश्यप के साथ वर्सेस विनोद सुल्तानपुरी का जो चुनाव है वो किस तरह का होने वाला है, वो जानने की कोशिश करते हैं। शांडिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है किस तरह की हवा जो है वो इस वक्त कांग्रेस की बनी हुई है? ठीक प्रश्न पूछा आपने। चुनावी माहौल है और लोग भी अब परिपक्व वोटर बन चुके हैं। उन्हें 1952 के वोटर ने की जो हमारी पहली पार्लियामेंट हुई थी वो नहीं समझना चाहिए। आज हर चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, विवेचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, लोकहित में क्या हो रहा है वो देखते हैं, और हमारा अपना व्यवहार और हमारे किस प्रकार की हमारी कार्यशैली और कैंडिडेट क्या कर पाएगा, ये सब कुछ लोगों के दिमाग में होता है। तो जो ये प्रश्न आपका है वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त विनोद सुल्तानपुरी वर्सेस सुरेश कश्यप को लोग इसी दृष्टि से देखेंगे कि कौन क्या करेगा। मेरा मानना है, वैसे तो किसी भी पार्टी को, हमारी खासकर हमारी कांग्रेस पार्टी को, हमेशा अपोजिशन के इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो शायद हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी तैयारी से रहना चाहिए, पूरे शस्त्र जो हमारे हैं वो करने चाहिए। हमारे पास विकास है, हमारे पास 15 महीने का हमने सुरेंद्र सिंह सुक्खू की सरकार का जो अच्छी कार्य टैली है वो बताने का समय है। और सबसे बड़ी बात, जो सुरेश कश्यप जी की जो भूमिका रही है, वो किसी भी कारणों से, मैं कभी किसी को अनाप शनाप नहीं बोलता, लेकिन मेरा मानना है कि वो संभव निराशाजनक रही है, और एज ए रिजल्ट वो लोगों की उस पर कसौटी पे नहीं उतरेंगे। जहाँ तक विनोद सुल्तानपुरी का ताल्लुक है, इनके पिताजी भी 6 बार स्वयं सांसद रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि युवा नेता को उतारा गया है। वो शिक्षित भी हैं, काम करने की तमन्ना भी रखते हैं, और लोकहित में काम करने के लिए तत्पर भी हैं, और हर लिहाज से मेरा अपना मानना है कि उन्हें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, ऐसा मेरा। शांडिल जी, सुरेश कश्यप से हमारी पिछले कल बात हुई थी। उन्होंने एक आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार पहले 15 महीने के कार्यकाल में ये कहती रही कि हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि 25,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने केवल और केवल मात्र 15 महीनों में लिया है। कर्जा लेकर घी पीने की जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए कही गई है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक इस पहाड़ी राज्य का ताल्लुक है, ये दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि हमने भी कहाँ छोड़ गए थे, उन्होंने कहाँ छोड़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा धन दिया, क्योंकि इस पहाड़ी राज्य को केंद्र से और दूसरी एजेंसी से लोन लेना ही पड़ता है, तो इंडियन मॉनेटरी फंड हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, और जो अगर हमने प्रोग्रेस करनी है, विकास करना है, नो डाउट। और जहाँ तक हमारे लोन लेने का ताल्लुक है, हम तो वैसे ही एक प्रकार से ऐसे पकड़े गए कि त्रासदी आई और शहती शिविर आ गई। बहुत से काम जो हम लोगों ने एज ए कैबिनेट में डिस्कस किए, जो हम चाहते थे, हमारा रोड मैप था, वो पूरे होने में व्यवधान लगा। लेकिन उसके बावजूद आप हैरान होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 काउंट पर हम लोगों को धोखा दिया। नंबर 1 कि इनका कोई भी, इंक्लूडिंग ठाकुर जयराम जी जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, चलो संवेदना व्यक्त करने के लिए ही चल पड़ते। अब मुख्यमंत्री अकेले प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को मिल रहे हैं, और उनका सबका जैसा रुख होता है कि कोई आदमी आपको कुछ भी नहीं देता। दूसरी बात, जब हमने यही चीज़ अपने सदन में डिस्कस की द हाउस, वहाँ पे कम से कम और संकल्प पत्र भी साइन कर दो कि भाई हम भी इनके साथ हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। They didn't even get up for that, और rather walked out। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपनाया वो भी इसमें एक फैक्टर बना, जिससे कि हम लोगों को निर्धारित होना पड़ा अपने लोगों के काम को पूरा करने के लिए
के बावजूद इतनी बड़ी त्रासदी में 4,500 का पैकेज देना, इतनी बड़ी त्रासदी में ओपीएस का लोगों को देना, जो हाँ सारे 2000 के आसपास पेंशन लेते हैं वो 34,500 ऑनवर्ड लेंगे। इसी प्रकार से स्टार्टअप फंड को शुरू करना 680 करोड़ को, और लोगों की खासकर जो महिलाओं को 1,500 देने की बात है। स्कूलों में डे बोर्डिंग स्कूल में जो इंग्लिश को स्कूल को शुरू करना, और दूध के मूल्य को लोगों की अपनी आय बढ़ाने का साधन बनाने के लिए बढ़ाना वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ एक काम है जिन्हें मैं समझता हूँ स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। माननीय सुखविंदर सुक्खू को एक बहादुर नेता के रूप में माने जाएंगे, और उनकी जो कार्यशैली रही, फ्रंट फुट पर आना, उसे मैं तो कहता हूँ अच्छे अच्छे जो पत्रिकाएं हैं उन्होंने भी उनको सराहा है, इन्हें वर्ल्ड बैंक ने सराहा है, इन्हें नीति आयोग ने सराहा है, और मैं समझता हूँ वो वेरी राइटली हैज बीन प्रेज्ड। बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। इसलिए ये कह देना कि जी हमने सिर्फ थोड़े से पैसे लिए, सिर्फ अपने को आड़ लेने की बात करते हैं, परंतु इनकी अपनी कार्यशैली में और अपने काम में बहुत बड़ा फर्क है। आपने अभी कहा कि आपदा, आप जो है वो इसको राष्ट्रीय आपदा के घोषित करवाना चाहते थे, परंतु बीजेपी का कहना यह है कि जब तक 33% से ज्यादा अगर प्रदेश में नुकसान ना हो तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसी विषय पे दूसरे संबंध में लें तो उसमें जो है वो सरकार से नियंत्रण जाकर छूटकर वो जो है वो उपायुक्त के पास सारा नियंत्रण चला जाता है। तो कांग्रेस किस हालात पर ये कहती है कि उनको जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए? देखिए, ये जो मापदंड उन्होंने बताए हैं उनसे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है जी। मेरा अपना मानना है कि 12,000 करोड़ तो ऐसे बोला गया, इससे ज्यादा ऐसे भी नुकसान है जो शायद हम कहीं पे देख भी नहीं पाए, कागजों में नहीं आ पाए, रेवेन्यू पे नहीं आ पाए। और जहां तक आफ्टर ऑल 551 लोगों की जान जाना, तो ऐसे तो नहीं कि वो पिकनिक करने गए थे। ऑल ऑफ ए सडन जब आदमी सो जाता है, उसका घर चला जाता है, उसके पशु चले जाते हैं, कई बार उनके बच्चे भी चले गए, और ये तो एक अपने में अप्रत्याशित घटना थी। ये कहना कि 33% होता तो इसका मतलब आधा हिमाचल ही बह जाता, तब भी इन्होंने अपने को ये आंकड़ों के जाल में हमेशा फंसाते हैं। यही उनके माननीय प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका है, यही हमारे माननीय जो पहले मुख्यमंत्री रहे। आप हैरान होंगे कि जो लोगों को हमने ओपीएस दिया है, इन लोगों ने जब कुछ गाने भी बनाए होंगे, चलो कुछ ऐसे अपशब्द भी बोल दिए, तो अपशब्द तो कुछ नहीं होते। मैंने कल पूछा लड़कों को कि सर वो तो हमारे बड़ा रिस्पेक्ट वाला गाना बनाया था, इनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जिससे हम मांग रहे थे एक जैसे एक आदमी मांगता है, अपने पिता से मांगता है भैया हमको हेल्प कर दो और हमारी पेंशन लाओ। इन्होंने तो जहां लाई वही हटाई लोगों से। तो कुछ संवेदनशीलता की कमी तो कहीं ना कहीं रही है। अच्छा कर्नल, कल एक प्रकरण हुआ है, जो हम बात करें लाहौल में जो था, बहुत से लोगों ने कंगना रनौत गो बैक के नारे लगाए। उसके साथ में बीजेपी ने ये कहा है कि पथराव की स्थिति भी आ गई। रवि को और जयराम ठाकुर वहां पे प्रतिपक्ष नेता वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद जो स्थितियां थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई, और चुनाव आयोग को भी उन्होंने कंप्लेंट की है। उस पे आप क्या पक्ष रखेंगे? नहीं, ठीक है, उनका अधिकार है कि कभी ऐसी कोई भी ऐसी घटना उनको लगी हो जो चुनाव आयोग को जानी चाहिए, सर्टनली, व्हाई नॉट। पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मान्यवर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी देव भूमि है, संतों की और ऋषियों की भूमि है। यहाँ पे हमेशा सत्कार हुआ है संस्कारों का, यहाँ पे हमेशा देव संस्कृति को हमेशा माना गया है। और ये दलाई लामा जी के जो विरुद्ध कंगना जी ने अपनी शब्दावली इस्तेमाल की है, मैंने कुछ मौके पर और भी उनको सुना है, वो अपने शब्दों को नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं। हमारी तो बेटी है, अब आपका हिमाचल की बेटी है, वो अपना बता रही है, अपने आर्टिस्ट है, शी इज ए हीरोइन, गुड, व्हाई नॉट। बट शब्दों को इस्तेमाल करते वक्त उन्हें ध्यान रखना होगा कि कभी संतों के वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है जो दलाई लामा जी। हमें उन्हें इज्जत से देखना चाहिए, और अगर नहीं भी इज्जत दे सकते तो शब्दों पे ध्यान रखते हुए, अगर उनकी प्रशंसा नहीं भी गा सकते तो नियंत्रण में रखना चाहिए था, ये मेरा कहना है। अच्छा, चलिए अब पूरे परिप्रेक्ष्य से फिर दोबारा उसी चुनावी मुद्दे पे आते हैं। क्या लगता है कर्नल शांडिल, विनोद सुल्तानपुरी कितने आश्वस्त हैं आप कि उनकी जीत कितनी तय है? देखिए, मैं 4 या 5 बार उनके साथ गया हूँ। परसों भी मैं सारा दिन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोग
अपने बिलासपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में थे, उसके बाद हम नालागढ़ में थे, उसके बाद हम बद्दी में थे। उस पूरे क्षेत्र में अलग अलग सभाएं हुई जी और जो लोगों का सॉर्ट ऑफ रुझान मुझे नजर आया और उनके प्रति वो बहुत ही अच्छा रहा है और एक खुद भी ऊर्जावान है, यंग है। दैट इज वाई हमने इनको रिकमेंड करके भेजा है कि भाई अभी इन युवाओं को भी देना चाहिए हमें समय ना। युवाओं को समय देंगे तो ये अच्छा काम करेंगे और उन्हें ऊर्जा होती है, उन्हें काम करने की लालसा होती है, उन्हें अच्छा करने की चाह होती है। और आई एम श्योर कि जैसा जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 समय जो इनके साथ बिताए, या तो जब सोलन में आए या इसके पहले चायल इनको ले गए थे और परसों से 2 क्षेत्रों में और ले गए, और जो मैंने देखा है दून और नीचे के क्षेत्रों में बद्दी में, इनकी तरफ काफ़ी बहुत अच्छा रुझान है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, चलिए इसे एक साथ में अंतिम सवाल मैं खत्म करता हूँ। अगर विनोद सुल्तानपुरी जीत जाते हैं, किस तरह के ऐसे स्टेप्स उठाएंगे कि जिससे हिमाचल की जो कमियां हैं वो दूर हो पाएं, या किस तरह के विकास के कार्य जो हैं विनोद जो है वो आगे काम करेंगे, या क्या रोड मैप लेके जो है विनोद सुल्तानपुरी चल रहे हैं? मैंने तो अपने सभी जितनी पब्लिक मीटिंग है सब में ये बात कही है और खुल के कही है कि देखो, एक अकेला 2-11। मुझे तो पूर्ण आशा है कि विनोद जी आएंगे और शिमला क्षेत्र, शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे मैंने 13 और 14 लोकसभा में जिस प्यार से काम किया, मैं भी कहा करता कि मैं 59 का यंग मैन हूँ। जब मैं सेना से आया तो, और जब मैं अपनी सर्विस पूरी करने के बाद जब मुझे मौका मिला, तब से लेके अब तक लगभग 26 वर्ष हो गए हैं। वो सेवा काल जो मैंने 10 वर्ष इनके बीचों में बिताए, चाहे वो ऊपर का क्षेत्र है, चाहे वो चौपाल है, चाहे जुबलकोट का ये ठोग है, चाहे वो शिलाई से लेकर पांवटा साहब का है, चाहे सोलन का क्षेत्र है या शिमला का ग्रामीण क्षेत्र है। मैं समझता हूँ हमारे बहुत अच्छे वोटर्स हैं और यहाँ अभी भी मैंने बहुत प्रयास किया कि जितने भी तक हम बहुत कम पैसे होते थे, 2 करोड़, इतने ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे, परंतु फिर भी हमने प्रयास किया कि 5 साल के वर्ष में सब पंचायतों को इफ नथिंग एल्स 25,000 जरूर मिले। ये मेरे साथ की जो टीम थी उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वही चीज़ मैंने विनोद सुल्तानपुरी को कही और वो ये प्रॉमिस, क्योंकि इनके अपने पिताजी भी इस क्षेत्र के 6 बार रहे हैं, तो इनके पास वो भी एक बैकग्राउंड है और हमारी भी इनसे ही विनती है। और मेरे साथ इनका आने का मतलब है कि देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और स्वास्थ्य के लिए हम केंद्र की बहुत सी योजनाएं पहले भी बहुत मिल रही है, हमको ला सकते हैं। हम बेरोजगार युवक हैं, इनके लिए अपने जो हमारा टूरिस्ट सॉर्ट ऑफ जो टूरिज्म सेक्टर है, इसे एक ऐसी पराकाष्ठा पर ले जा सकते हैं जो सारे संसार में एक अपने में एग्जाम्पल होगा। इतनी अच्छी तरीके से हम इसको ले जा सकते हैं। तो जब हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट होगा तो हमारे मुझे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर बहुत आसरा मिलेगा इनका, बहुत सी दूसरी भी स्कीम लाने का, जिसमें हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे कमज़ोर वर्ग के लिए, हमारे सभी उन बुजुर्गों के लिए जिसके लिए इतना अच्छा काम कर रही है, जैसे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इतना अच्छा हमारा सुख आश्रय बना रहे हैं, इन सब योजनाओं में और खासकर अधोसंरचना को एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए भी, चूंकि वो स्वयं केंद्र में होंगे तो केंद्र की योजना लाने में बहुत सार्थक सिद्ध होंगे। तो उनका मेरे साथ होना अपने में एक बहुत बड़ी सहायता होगी, बहुत अच्छी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है उनके साथ। तो आपने सुना, कर्नल धनीराम शांडिल बहुत ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल बहुत आश्वस्त हैं विनोद सुल्तानपुरी की जीत के लिए, और जिस तरह का रोड मैप इन्होंने बताया है उससे ऐसा लगता है कि विनोद सुल्तानपुरी के साथ में जिस तरह की वर्किंग कर्नल धनीराम शांडिल की रही है, तो ये इस तरह से अभी अगर हम कहें तो काफ़ी आश्वस्त हमें दिख रहे हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।